कक्षा नवम आपकी प्रश्नावली 8.1 चल रही थी, जिसमें 7 सवाल बता दिए गए थे। 8वां देखिए, ये लिखा गया है ABCD एक आयत है जिसमें विकर्ण AC दोनों कोणों A और C को समविभाजित करता है। दर्शाइए कि नंबर फर्स्ट ABCD एक वर्ग है, नंबर सेकंड विकर्ण BD दोनों कोणों B और D को समविभाजित करता है। ठीक है, तो कक्षा नवम के भैया बहुत ही ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ये सिद्ध करने वाले प्रश्न हैं, प्रमेय से संबंधित हैं। ठीक है, तो कैसे सिद्ध करेंगे ये आप विशेष ध्यान दे करके पढ़ेंगे। ठीक है, विशेष ध्यान दे करके आप पढ़ेंगे। 8वां सवाल देखिए, क्या लिखा है? ABCD एक आयत है, आयत बना दिया हमने। ये अब रही बात, आयत बना तो दिया, क्या आपको आयत पता है किसे कहते हैं? है ना, पता नहीं तो जान लीजिए। 4 भुजाओं से बंद आकृति आयत कहलाती है, लेकिन एक शर्त है, 4 भुजाओं से बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। अगर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं क्या हो? बराबर हों और प्रत्येक कोण 90-90 हो, तभी आयत माना जाएगा। ठीक है, तो ABCD क्या है? आयत है। इसका मतलब क्या है? AB बराबर CD। AB भुजा किसके बराबर है? CD भुजा के बराबर है। और AD बराबर BC, ये प्रश्न में दिया है। इसका मतलब चूंकि आयत है और कोण A है ना बराबर कोण B बराबर कोण C, ठीक है, बराबर कोण D, क्या होंगे? 90 अंश के होंगे। हर एक कोण इसमें 90 अंश का होगा। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 अंश हो, आयत कहलाता है। आयत की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। और प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90-90 अंश का होता है। ठीक है, तो कोण A भी 90, B भी 90, C भी 90, D भी 90। AB किसके बराबर? DC के बराबर या CD के बराबर। AD किसके बराबर? BC के बराबर। या DA किसके बराबर? CB के बराबर। ठीक है, आप AD बराबर BC कर सकते हो, DA बराबर CB कर सकते हो। ये छूट है आपकी, सम्मुख भुजाएं बराबर होनी चाहिए तुम लोगों के बस। ठीक, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, चाहे जैसे आप लिख दीजिए, जैसे पढ़ लीजिए, यहाँ पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो आयत जान गए। अच्छा, अब आयत के विकर्ण क्या होते हैं आप जान रहे हो। कोई भी चतुर्भुज हो, अब वो चाहे आयत हो चाहे वर्ग हो, है ना, चाहे समचतुर्भुज हो चाहे समांतर चतुर्भुज हो, ठीक है, चाहे समलंब चतुर्भुज हो, तो कुल मिलाकर के चतुर्भुज के सम्मुख शीर्षों को मिला दिया जाए। अर्थात A से अगर आप क्या मिला दें? C, A के सामने C है, अब B के सामने D है, तो यदि आप A से C मिला दें तो ये क्या बन जाएगा? विकर्ण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? विकर्ण। ठीक है, अब प्रश्न में खुद दिया गया, क्या दिया गया देखिए, AC दोनों कोणों A और C को समविभाजित करता है। और आप जान रहे हो कि ये कोण कितने का? 90 का है, और ये कोण कितने का? 90 का है। ठीक है, तो AC विकर्ण क्या करता है? दोनों कोणों को बराबर बराबर भागों में बांट देता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये वाला 45, ये वाला 45, ये वाला 45, ये वाला 45। ठीक है, इसका मतलब ये कोण अगर 1 है तो ये कोण क्या है? 2। ये कोण अगर हम 3 मान लेते हैं तो ये कोण क्या है? 4। तो प्रश्न ने खुद दिया है कि कोण 1 बराबर कोण 2। ये प्रश्न ही कह रहा है कि कोण A समद्विभाजित है, तो बराबर भागों में बांटा गया है। ठीक है, विकर्ण AC कोण A को 2 समान भागों में बांट देता है और कोण C को भी 2 समान भागों में बांटता है। इसका मतलब कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4, है ना। ये दोनों क्या है? दिए। प्रश्न में क्या है? ये दिया है। ठीक है, ये प्रश्न में ही दिया है। ये आयत की कंडीशन, आयत में ये होता ही है, सम्मुख भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90-90 हो। ठीक, ये कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4, ये प्रश्न में ही दिया है। अब हमने इसको 1 क्यों मान लिया है? क्योंकि कोण 1 को 2 बराबर भागों में बांटना है।
है ना। तो दो भाग कौन हो गए, सी ए बी, लेकिन हमने इसमें नाम दे दिया है एक, इसका नाम क्या है, दो, तो दो का मतलब कोण डी ए सी है ना। तो ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। तो हमको सी ए बी या डी ए सी न कहना पड़े, सीधे सीधे कोण एक और कोण दो। इसी प्रकार कोण तीन बराबर कोण चार। ठीक है। तो कुल मिलाकर इतनी बात समझ में आई आपको। अब हम क्या लेंगे, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी सी हो गया, अच्छा ये, और त्रिभुज ए डी सी। ए डी सी में इन दोनों त्रिभुजों में हम बात करेंगे। एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज आपका इधर वाला हो गया। तो अब जरा देखिए, कोण एक बराबर कोण दो, क्यों, क्योंकि दिया है। कोण तीन बराबर कोण चार, क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, दिया है। और ए सी बराबर ए सी, भैया ए सी क्या है, दोनों त्रिभुजों में, इधर वाले में भी है और इधर वाले में भी है, तो इसलिए ए सी बराबर ए सी। तो अब बताओ, अच्छा दोनों त्रिभुज क्या होगा सर्वांग सम, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज ए डी सी। तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। इस बात को हमने सिद्ध कर दिया। अब आपने ये बात सिद्ध कर दिया, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि इनके जो शेष अंग हैं अर्थात शेष भाग हैं, सर्वांग सम त्रिभुज के जो शेष भाग बचे हुए हैं, जिनको हमने संगत भाग कहते हैं, CPCT, तो संगत भाग क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है। तो इसका मतलब हम बड़े आसानी कर सकते हैं कि ए बी, क्योंकि आप जानते हो कोण तीन इसके बराबर चार के बराबर है, तो कोण तीन के सामने संगत सामने मुझे कौन है, ए बी, बताओ है ए बी। कोण तीन के सामने ए बी है। अब तीन और चार बराबर हैं, तो कोण चार के सामने वाली ही भुजा तो संगत होगी, तो क्या कहेंगे, ए डी। ठीक है, ये तो है आपका CPCT। अगर त्रिभुज सर्वांग सम तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं, तो हमने वही लिख दिया। अब संगत भाग कौन कौन है ये आपको जानना पड़ेगा। तो हमने इस प्रकार पहचान लिया कि भैया तीन और चार बराबर हैं, तीन के सामने और चार के सामने वाली भुजा क्या होगी, संगत होगी, वही हमने ए बराबर सी डी लिख दिया। ठीक है, ये हमने सिद्ध कर दिया। अब आप ही बताओ, हमने ए बी बराबर ए डी तो सिद्ध कर दिया। अगर देखिए ए बी बराबर क्या सिद्ध किया है, ए डी। ठीक है, और ए बी बराबर क्या होता है, सी डी होता है, और ए डी बराबर क्या होता है, बी सी भी होता है, तो हम लिख देते हैं ए बराबर सी डी भी होता है और ए डी बराबर बी सी भी होता है। ठीक है, इसका मतलब चार भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई। इससे क्या सिद्ध हो गया, ए बी सी डी एक वर्ग है। बोलिए, इतनी बात सिद्ध हो गई कि ए बी सी डी एक वर्ग है। फर्स्ट में हमें यही सिद्ध करना, देखो ना, फर्स्ट ए बी सी डी एक वर्ग है, ये सिद्ध कर दिया। अब क्या करेंगे, विकर्ण बी डी दोनों कोणों बी और डी को समविभाजित करता है, ये सिद्ध करना। चलिए इधर देखिए, कुल मिला करके ये हमने अभी सिद्ध करके आपको बता दिया। ए बी सी डी क्या है, वर्ग है, अर्थात ये वाली भुजा ए बी इसके बराबर है, बी सी के बराबर है, सी डी के बराबर है और डी ए के बराबर है। इसका मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। चूँकि ये वर्ग है, तो वर्ग की चार भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, वर्ग की चार भुजाएं बराबर होती हैं। अब हमको सिद्ध करना है कि ये जो बी डी विकर्ण है ये क्या करता है, बी डी विकर्ण भी कोण बी और डी को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब हमें क्या सिद्ध करना पड़ेगा कि ये इधर वाला कोण इधर वाले कोण के क्या है, बराबर है। ये हमको सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे ये इसके बराबर है उसी प्रकार ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन एक त्रिभुज लेंगे, एक त्रिभुज और लेंगे, त्रिभुज लिख देते हैं, त्रिभुज देखिएगा ये तो यही रहेगा, ये लिखा गया, इसको आप लिख दीजिए। ये सेकंड पार्ट है, सिद्ध कर रहे हैं। अच्छा, ये फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में चलिए यहाँ यही लिख देते हैं, त्रिभुज ए बी डी। ठीक, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी डी हो गया, लिख सकते हैं डी बी सी। डी बी सी में दोनों त्रिभुज देखेंगे। तो अच्छा बताओ, ए डी ए, चलो
ए बी बराबर, भैया इस त्रिभुज की ए बी भुजा और इस त्रिभुज की कौन सी भुजा, बी सी लिख दो, चाहे सी डी लिख दो, बराबर तो वही है आपकी। तो ए बी बराबर क्या लिख दें, बी सी। ठीक है, ये वाली भुजा त्रिभुज की इस भुजा की क्या है, बराबर। इस त्रिभुज की एक भुजा ए बी और इस त्रिभुज की एक भुजा बी सी है बराबर। क्यों बराबर, क्योंकि ये वर्ग है ना। वर्ग की चार भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर, ठीक है, होती हैं, ये लिख दिया कारण। अब आप कह दें ए डी बराबर, ए डी किसके बराबर, क्या डी सी बराबर नहीं है, ए डी बराबर डी सी, यही बराबर है। ठीक है, क्योंकि वर्ग की क्या है, ये भुजाएं हैं, ये भी वही चीज़ लिखी जाएगी। अच्छा, वर्ग की चार भुजाएं बराबर होती हैं। अब बी डी क्या है, बी डी बराबर बी डी कहे, क्योंकि इस त्रिभुज में भी बी डी है और इस त्रिभुज में बी डी है, तो बी डी बराबर बी डी लिख देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, सर्वांग सम या सर्वांग समता की कसौटी किससे, एस एस से, ऐसा लिख दीजिए, सर्वांग समता की कसौटी एस से। ठीक, त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज डी बी सी, ये सिद्ध हो गया कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। अगर सर्वांग सम है तो शेष अंग या शेष भाग या संगत भाग भी बराबर होंगे। और सही बात है कि नहीं, तो संगत भाग में कौन हो गया, कर देते हैं भैया। इस ये वाली भुजा के सामने कौन सा कोण है, ये, और इस भुजा के सामने कौन सा कोण है, ये। ठीक, तो क्या लिख दें, कोण ए बी डी लिख दें, कोण ए बी डी बराबर कोण डी बी सी, बराबर कोण डी बी सी कहे सी पी सी टी। ठीक, इसी प्रकार क्या लिखे, इसी प्रकार इसको यहाँ चल देते हैं, सी डी बी, इसको लिख देते हैं कोण सी डी बी, सी डी बी, ये वाला कोण, और इसका नाम क्या है, ए डी बी, कोण ए डी बी। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई आपको। ये भी क्यों, ये भी वही सी पी सी टी है ना। अब आप देख रहे हो कि ये वाला कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर, ये हमने अभी सिद्ध कर दिया। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2। तो लिख लीजिए समीकरण 1 व 2 से 1 और 2 में देखा कि बी डी विकर्ण है ना, कोण बी और कोण डी को सम द्विभाजित करता है। ठीक, बोलिए सिद्ध हुआ कि नहीं सिद्ध हो गया, यही आपको सेकंड नंबर में सिद्ध करना था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 पूरा हो गया। ठीक है, तो आपको ये जब कॉपी में लिखना है ना, जो हम बोलते जा रहे हैं उसको सुनते जाइए और बढ़िया स्वच्छता से कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, एक्सप्लेन कर लीजिए, विस्तार से आप लिख दीजिए, है ना। हम जैसे हमने लिख दिया, ये सर्वांग समता की कसौटी एस से, ये हम सब आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो बहुत सब स्पष्ट रूप से लिखिए, है ना। जो सर्वांग सम में देख रहे हो हमने, हम सर्वांग सम में क्या करते हैं, सर्वांग सम में ये ऐसे खींच देते हैं ऐसे करके, है ना। तो आपने किताब में या कॉपी में देखा होगा कि क्या ऐसे ही आपकी किताब में बना है। तो आप किताब देखोगे तो उसमें क्या बना, 1 2, ये बराबर बन गया। अब ऊपर से आप देखोगे कि ये जो चिन्ह यूँ बनाया जाता है ना, लहराते हुए बना हुआ है। ठीक है, तो ज़रा देख लीजिएगा कि ये कैसे बनाया जाता है सर्वांग सम का चिन्ह। किताब से आप देखें और बिल्कुल उसी प्रकार बनाए, अब ये नहीं जैसे हम खींच देते हैं आप भी वैसे खींच दें। ठीक है, तो आपको फेयर में स्पष्ट रूप से लिखना है। ये सब पूरा आप क्लियर करके लिखिए। ये हम आपको उतारने के लिए नहीं
बता रहे हैं कि जैसे हम लिख रहे हैं आप भी वैसे लिखते चले जाओ, है ना। ये हम आपको एक प्रकार से हिंट्स दे रहे हैं कि इस प्रकार सिद्ध किया जाएगा। अपनी बात को आप जब परीक्षा दोगे तो उत्तर पुस्तिका में कैसे लिखोगे, कैसे दर्शाओगे, है ना। ये आपको स्पष्टता आनी चाहिए लिखने की, स्पष्ट रूप से ज्ञान होगा तभी आपको लिखना आएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन नंबर 8 देखिए हमने पढ़ाया, सवाल एक ही पढ़ाया, एक ही बताया, एक ही सवाल के हिंट्स दिया। अब उसको आप फेयर में ठीक ढंग से लिख लें, ठीक है। जब आपको समझ में आ जाए, बार बार रफ में लगा के देखें कि हमको आ गया कि नहीं आ गया। जब आ जाए तो आप उसको फेयर में लगा लें, ठीक है। और इसके बाद चेक भी करा लें विद्यालय आकर, ठीक है। अब जैसे भी आप चेक करा सकें, है ना, ऑनलाइन भेज करके कॉपी, है ना, जो सिस्टम होता है आपका, कॉपी को लगा करके चेक करा लें तो और अच्छी बात है, ठीक है। स्पष्ट काम होना चाहिए, पूरा कार्य होना चाहिए फेयर में, रफ में नहीं, फेयर में कार्य होना चाहिए, ठीक है। शेष फिर बताया जाएगा।